नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रश्न पत्र द्वितीय संसाधन एवं पर्यावरण का पाठ्यक्रम जारी है। इकाई संख्या 3 जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ, इकाई संख्या 3 आप चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्रमुख मृदा प्रकार, प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण। प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन की समस्या, मृदा अपर्दन की समस्या, मृदा अपर्दन की समस्याएं और मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन की समस्याएं और मृदा अपर्दन का संरक्षण। जल का वितरण, जल का वितरण, जल का वितरण एवं उपयोग, जल दोहन, जल दोहन, आवश्यक जल के स्वरूप, आवश्यक जल के स्वरूप, भूमिगत जल, भूमिगत जल उपयोगिता, 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 प्रत्यक्ष उपयोग के लिए, उपयोग के लिए, प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय और इसमें आगे है आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। ये है आपका पूरा इकाई संख्या जो है 3। प्रमुख इसमें आएगा प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण। मृदा आप लोग समझते हैं, मिट्टी के बारे में ये बताया गया है, जो आगे डिटेल में आएगी वो मैं आपको आगे क्लासों में कराऊंगा। जो हमारा मुख्य पाठ्यक्रम है उसमें प्रमुख मृदा प्रकार, मिट्टी होती क्या है, कैसे बनती है,
मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार कितने हैं वो आपको मैं जब आगे अपनी क्लास चलेगी उसमें आपको करवाऊंगा। मृदा के प्रकार, उनका वितरण, है ना, वितरण। अब किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसके बारे में आगे अपने इसमें चर्चा करेंगे। और जितने प्रकार की जो मिट्टियां जहां जहां पाई जाती है उनका क्या स्वरूप है, क्या उनका महत्व है और किस प्रकार की जो है उस मिट्टी का संरचना है, इन तमाम बातों की चर्चा आगे की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि अभी ये पाठ्यक्रम है, इसी में आगे चलेंगे। मृदा अपरदन। अपरदन क्या होता है? अपरदन मिट्टी का किसी भी माध्यम से वर्षा, जल, बाढ़, हवा, बारिश, वर्षा या अन्य किसी भी प्रकार की भूगर्भिक हलचल से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना अपरदन की श्रेणी में आएगा। तो अपरदन और अपक्षय, अपक्षय उसकी पहली इकाई है, अपक्षय उससे पहले होता है। अपक्षय किसी चट्टान का टूट करके वहां गिर जाना, और अपरदन क्या है? उस महीन हुए पाउडर का समय समय पर भूगर्भिक हलचलें, वातावरण, जलवायु, इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके वो जो अपक्षय हुआ है चट्टान का, वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद में वर्षा जल या किसी भी हवा, तूफान, आंधी, किसी भी प्रकार के माध्यम से उस मिट्टी का उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना मृदा अपरदन कहलाएगा। इसकी भी चर्चा अपने मुख्य रूप से करेंगे। मृदा अपरदन की समस्याएं क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक स्थान से, अपने राजस्थान में मुख्य रूप से आपने देखा होगा, एक जगह से रेत का हवाओं के माध्यम से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो एक स्थान पे तो यूं समझो कि खाली हो जाएगी जगह, और दूसरी स्थान पे बहुत बड़े टिल्ले रेत के बने हुए आपको नजर आएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए, यानी मृदा अपरदन की समस्या और मृदा संरक्षण, अब हम क्या करेंगे कि मिट्टी की ये मुख्य समस्या है कि उसका अपरदन होता है, ठीक है। अपरदन एक समस्या है, तो उस मृदा का हम संरक्षण कैसे करें, उसको उससे बचाएं कैसे? संरक्षण में मेड़बंदी करेंगे, बाड़ बनाएंगे जैसा कि अपने बनाते हैं, वृक्षारोपण करेंगे, और बहुत से लोग तो अपने खेतों में दीवार बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। तो मृदा अपरदन से बचने के लिए जो है वृक्षारोपण सबसे कारगर। घास का रोपना, वृक्षारोपण, खेती के अंदर जो अपनी फसलें इस प्रकार की हों जो मृदा का अपरदन न होने दे, इस प्रकार की फसल का भी हम लोग बुआई कर सकते हैं। ये मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय आगे जब आएंगे तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, मुख्य रूप से आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से जल का, मृदा संरक्षण आ गया, फिर आ गया जल का वितरण। जल का वितरण कहां कहां किस किस प्रकार का, कितने कितने किस एरिया में कहां जल की क्या व्यवस्था है, या जल कहां कहां किस प्रकार से पाया जाता है। जल का वितरण और उसके बाद में उपयोग। जल का उपयोग कैसे करते हैं? भूमिगत जल का कैसे करेंगे, बरसात के जल का कैसे करेंगे, या नदियों का जल, नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई आदि में काम लेने के लिए उस जल का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, किस किस एरिया में किस किस प्रकार से, किस प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है, वह जल का वितरण
उसी श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार के जल का जहां जहां उपयोग होगा, जिन जिन माध्यमों से होगा, वह इस श्रेणी में आएगा। और आगे चल करके जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं आपको इसकी विस्तृत व्याख्या करके करवाऊंगा। फिर आगे इसमें जल दोहन। मान लो भूमिगत जल है और उस भूमिगत जल का हमने किस प्रकार से दोहन करना है, किस प्रकार से निकाल करके उसको हमने हमारे काम में लेना है। तो इस प्रकार की जो भी बात आएगी, तो आवश्यक जल के स्वरूप, इस प्रकार का जो जल होगा वो किस स्वरूप में पाया जा रहा है हमारे सामने, और उस जल को किस प्रकार से हमने उपयोग में लेना है। इसी प्रकार इसमें भूमिगत जल है ना, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल है, उस जल का हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, या अन्य हमारे आजकल कृषि में अनेक प्रकार के नए नए साधन चले हैं, उनके माध्यम से उस जल की को बाहर निकाल करके और उसका किस प्रकार हमने काम में लेना है, उसकी क्या उपयोगिता रहती है। जैसे जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो वहां पर भूमिगत जल को पंप के माध्यम से बाहर निकाल करके उसको पीने योग्य बना करके उसको हम काम में लेते हैं। सिंचाई के अंदर भी हम लोग भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग बहुत बड़ा डैम बना करके उसको फ्लड के रूप में, उसका खुला सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, और बहुत से लोग फुहारा सिंचाई पद्धति के माध्यम से अपनी फसल के अंदर इस पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो इकाई है, उसी इकाई में भूमिगत जल की उपयोगिता, उसका प्रत्यक्ष उपयोग जैसा मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष उपयोग वही है जैसा कि जल को डायरेक्ट ट्यूबवेल से बाहर निकाला पंप के माध्यम से और सीधा सिंचाई के रूप में खेत में फुहारा सिंचाई पद्धति के माध्यम से उस जल का हमने प्रयोग कर लिया। उसके बाद आता है वर्षा जल। जैसे वर्षा हुई, बरसात होती है, बरसात के पानी का संचय, बरसात के पानी को हम लोग किस प्रकार से इकट्ठा करते हैं। बावड़ी है ना, टांका, राजस्थान में बहुत से इस प्रकार के संसाधन चले हुए हैं जिनके माध्यम से वर्षा के जल को हम लोग पीने के पानी के रूप में भी काम में लेते हैं और इसको सिंचाई के रूप में भी इसका काम लिया जा सकता है। सिंचाई के अंदर उस जल को किसी डैम या डिग्गी, बहुत बड़ी डिग्गी या राजस्थान सरकार द्वारा टांके का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ये टांका बना दिया जाता है और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को फिर बाद में हम लोग हमारे सिंचाई या पीने के काम में ले सकते हैं। उसके बाद में है आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। अब जल है तो जीवन है, जल का तो पर्यावरणीय महत्व भी है, क्योंकि पर्यावरण के अंदर यदि जल नहीं है तो यूं समझो कि पर्यावरण के अंदर वनस्पति नहीं होगी, अगर वनस्पति नहीं होगी तो मानव जीवन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व अत्यधिक है। बाकी ये आपका अभी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के बाद में जब पूरी क्लास होगी मैं आपको निश्चित रूप से एक एक पॉइंट का विस्तार से व्याख्या करूंगा। आज की क्लास के लिए इतना, धन्यवाद।